Hello students. So in the previous lecture, we people were studying about the application of dimensional analysis in case of chapter 2, that is units and measurement. So we people were studying about the second method, that is to check the correctness of the given physical relation. तो वहां पे आपको एक प्रिंसिपल बताया था जिसके थ्रू हम इस यहाँ पे कोई भी हमारे पास फार्मूला दिया है उसकी करेक्टनेस को हम चेक कर सकते थे. ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन वाज दैट, एंड अकॉर्डिंग टू इट इफ द डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज in the given relation on both sides are found to be equal, then the given relation will be dimensionally correct. इसको डायमेंशनली कंसिस्टेंट भी बोलते हैं. डायमेंशनली करेक्ट का मतलब डायमेंशनली कंसिस्टेंट भी होता है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना. एंड इफ द डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑन द both sides are not equal, then the given relation will be dimensionally inconsistent or dimensionally incorrect. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कल आपको करवाया, लास्ट टाइम इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव स्टडीड दैट F इज इक्वल्स टू ma. ठीक है, सो हियर इन दिस केस अगर यहाँ पे फोर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे हमने देखा था इन द प्रीवियस लेक्चर कि जो फोर्स के डायमेंशनल फार्मूले और जो प्रोडक्ट ऑफ मास और एक्सेलरेशन LT इनवर्स 2, ये दोनों क्या आ रहे थे, वहां पे सेम आ रहे थे. मीन्स टू से डायमेंशन फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड वाज इक्वल्स टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड. ठीक है, ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज, देन द गिवन रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. और अगर वो इक्वल नहीं आता तो वो फिजिकल क्वांटिटी जो है डायमेंशनली करेक्ट नहीं होती. तो आज कुछ थोड़ा कंपटीशन का पार्ट यहाँ पे आपको लेके जा रहा हूं मैं उसके बीच में. ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन ओकेजनली पूछता है. सो लेट्स स्टडी अबाउट दिस. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a by b इन द रिलेशन f इज इक्वल्स टू a रूट x प्लस b t स्क्वायर, वेयर x is denotes the length and t denotes the time. So here how we can solve this? Given we have the given relation, that is f is equals to a root of x plus b टी स्क्वायर. अब देखो ये रिलेशन दिया है, तो फोर्स जो है अगर इस तरफ डायमेंशन फोर्स के हैं तो इस तरफ भी डायमेंशन फोर्स के होने चाहिए. कहने का मतलब कि हियर वी वांट्स टू कैलकुलेट द एफ ओवर बी, कैलकुलेट करना ए और बी के डायमेंशन. तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, सिंस द फोर्स जो है अगर लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन. सो देयरफॉर a रूट ऑफ x का जो डायमेंशन है वो फोर्स के इक्वल होना चाहिए और b t स्क्वायर का भी डायमेंशन जो है वो फोर्स के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, तो वी कैन कैलकुलेट द रेशियो a और b का डायमेंशन का. सो कैसे करेंगे, हियर वी कैन राइट एज अकॉर्डिंग टू principle of homogeneity of dimension, homogeneity of dimensions, क्या बोलता है, dimensions of left hand side and right hand side must be equal. ठीक है, dimensional formula of left hand side f must be equals to dimensional formula of f, it must be equals to dimensional formula of a root of x. ठीक है, यही बोला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्योंकि इन सभी का जो है वो डायमेंशन सेम होना चाहिए. सो हियर वी कैन राइट therefore f will be equals to a root of x. हमें किसका डायमेंशन चाहिए, a का. so a will be equals to f over root of x. अब फोर्स का डायमेंशन फार्मूला अभी बताया था, mlt raise power minus 2. तो here I will put the value mlt raise power minus 2 divided by square root of dimension formula of x, that is L. सो स्क्वायर रूट ऑफ L. अब स्क्वायर रूट ऑफ L को कैसे लिख सकता हूं मैं,
mlt रेज पावर -2 और नीचे कितना आ गया l रेज पावर 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, व्हाट वी गेट, therefore dimensions of a will be equals to, ठीक है, a के डायमेंशन किसके इक्वल हुए, l ऊपर आया, यहां पे पावर 1 था, ठीक है, तो 1 - 1/2 हुआ, तो 1 - 1/2 दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2, तो l का पावर 1/2 हो जाएगा, m as it is, t as it is. So here I will write m raised power 1, l raised power 1/2 और t raised power -2, इस तरीके से ये a के मिल गया। अब b का चाहिए डायमेंशन, तो इसका और इसका डायमेंशन फिर से इक्वल होना चाहिए। फर्दर यहां पे देखो, हमें ये नहीं बोल रहा है कि चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द गिवन रिलेशन, हमें बोल रहा है कि वहां पे a/b कोई डायमेंशनल कंसिस्टेंट ऑलरेडी रिलेशन दिया है, a और b का डायमेंशन वहां पे फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करनी है, कहीं पे प्रोडक्ट पूछ सकता है। ओके, सो हियर फर्दर डायमेंशंस ऑफ f इक्वल होंगे किसके, b(t²) के, ठीक है, तो हम यहां पे इसको इस तरह से लिख देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूं, दैट इज विच इंप्लाइज b इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ f ओवर डायमेंशंस ऑफ दिस t², ठीक है। सो व्हाट वी गेट हियर, डायमेंशनल फार्मूला फोर्स mlt रेज पावर -2 और नीचे क्या आया t², सो वी विल राइट लाइक दैट। So in the next step what we get, dimensions of b that is equals to ml raised power 1 और t जब ऊपर गया तो t raised power कितना बन जाएगा, -4, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, a/b, तो देखो a भी हमें पता लग गया, b भी पता लग गया, इन दोनों को डिवाइड कर देना है। ओके, सो हियर वी कैन फाइंड दिस रिलेशन, यहां पे लिख रहा हूं अब मैं, so therefore a over b, a over b हमें कैलकुलेट करना है, दैट बी इक्वल्स टू, वैल्यू पुट करेंगे, a के डायमेंशन फार्मूला ml रेज पावर 1/2 t रेज पावर -2 बाय b ml। अब देखो m एंड m विल गेट कैंसल्ड आउट, यहां पे क्या हुआ, l जब ऊपर जाएगा तो -1 होगा, तो 1/2 अब होगा 1/2 -1, तो ये -1/2 के इक्वल होगा, t का पावर ऊपर गया तो प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास यहां पे मिला m का पावर 0, l का पावर 1/2 -1 और t का पावर कितना, -2 और -4 जब ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, ठीक है। So the resultant dimensions will be m0 l raised power -1/2 and t raised power 2 in this way. m raised power 0 का मतलब क्या हुआ, 1, so this is our required answer. So in this way we can find, ये हमारे पास dimensions of a divided by dimensions of b या simply a/b हमने कैलकुलेट कर दिया। क्लियर, सिंपल यूज है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और डायमेंशन का, कि किसी क्वांटिटी में जो फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो रही है तो टू फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, तो अगर यहां पे जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होना चाहिए, तभी वो ऐड होंगे, अदरवाइज डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड टू ईच अदर। क्लियर, तो दैट्स वाई अगर लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन फोर्स के हैं तो राइट हैंड साइड में जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका भी डायमेंशन किसके इक्वल होगा, फोर्स के। ये आइडिया हमने यूज करा होमोजेनिटी और डायमेंशन से। तो F जो था पहले हमने a√x का डायमेंशन फोर्स के इक्वल करा, उसके बाद सेकंड स्टेप में bt² को F के इक्वल कर दिया, तो वहां b का डायमेंशन मिल गया, पहले इक्वेट करा तो a का मिल गया, फिर हमें b का मिल गया, दोनों को डिवाइड करा एंड वी विल गॉट द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ लेट्स study about the second numerical in which he is saying that find the dimensions of a into b in the relation power is equal to b minus x square या p is equal to b minus x square over 80। अब यहां पे ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, p denotes the power,
x denotes the length and t denotes the time. तो डायमेंशंस हमें किसके फाइंड आउट करने हैं? a इंटू बी के। तो यहां पे देखो x किस लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन क्या है वहां पे? l, तो l स्क्वायर, तो जो लेंथ का स्क्वायर में से लेंथ का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट होगा, तो जो यहां पे l स्क्वायर का डायमेंशन है b का डायमेंशन भी वही होगा, ठीक है, यानी कि l स्क्वायर। a का फाइंड आउट करना है तो पावर का डायमेंशन पहले फाइंड आउट करना, पावर को यहां पे ले आएंगे, a को यहां पे ले जाएंगे और फाइंड आउट कर देंगे, उसके बाद a और b को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रिलेशन जो है ऑलरेडी हमारे पास जो है डायमेंशनली कंसिस्टेंट दिए होते हैं, इनका करेक्टनेस नहीं चेक करना अब हमें, ठीक है। ये कंपटीशन के क्वेश्चन है, 2-3 करवा रहा हूं, कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे सर हमें ये करवाइए, सो दैट्स व्हाई। तो देखिए यहां पे कैसे करेंगे। So let's study about this section. We have given P is equals to कितना? B minus x square over कितना? 80, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? A इंटू बी का डायमेंशनल फार्मूला हमें कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे देखो, तो b का डायमेंशन क्या होगा? एज डायमेंशंस ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। सो हियर एज x इज इन मीटर, x इज इन मीटर, ठीक है, your x is the dimension of length, so therefore b must also have the dimensions of length, ठीक है। x is the, x किस में लिखा है? as x denotes the length, so therefore b must have also the dimensions of length. x denotes length, so if x square is subtracted from b, then b must have dimensions of x square, ऐसे भी लिख सकते हैं। so if x square is subtracted from b, then b must have dimensions of x square, ठीक है। that is b must be equals to x square, और हम यहां पे बोल सकते हैं x is the length, so therefore b is equals to कितना आया यहां पे? m0 है, l square है और t भी वहां पे 0 है। so we got the dimensions of b. अब a का डायमेंशन फाइंड आउट करना है, तो हम यहां पे लिखेंगे फर्दर as f p is equals to किसके इक्वल है? b minus x square over 80 के। so which implies I want to calculate the dimensions of a, that is b minus x square over p into t. substituting the value, dimensions of b minus x square क्या रहेंगे? वही रहेंगे, that is मैं लिख रहा हूं यहां पे m0 l square t raised power 0. what about the dimensions of power? देखो यहां रफली कर रहा हूं, पावर इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, एनर्जी ओवर टाइम, एनर्जी जूल एम एल स्क्वायर टी रेस पावर -2, टाइम टी, तो ये मिला एम एल स्क्वायर टी रेस पावर -3, ठीक है। एनर्जी ओवर टाइम, टी का पावर 1 है ना, ये जब ऊपर जाएगा तो -2 -1 तब बना -3, ये हमारे पास डायमेंशंस आ गए पावर के। तो यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज एम एल स्क्वेयर टी रेस पावर -3 इंटू टी, ये आ गया, ओके। अब यहां पे देखो क्या होगा,
this L square, this L square, they will get cancelled out, और हमारे पास क्या बचा, m ऊपर गया तो m का पावर कितना हुआ, 0 - 1, दैट इज -1, और यहां पे L तो 0 है तो L 0 लिख दिया, t का पावर अब कितना हुआ देखो, t -3 और +1, -3 और +1 एल्जेब्रिक सम करा तो कितना आया, -2, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ पे, -2 जब ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास डायमेंशंस आए किसके, A के। क्लियर? अच्छा, अब हमें तो कैलकुलेट करना है A क्रॉस B, यानी कि A इंटू B फाइंड आउट करना हमें, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको बेटा देखिए जरा। Therefore, A into B, it will be equals to value of A, m inverse and L0, m raised power -1, L0 t raised power 2, ये रहा, और यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है B के साथ, तो B का डायमेंशन क्या है, m0 L raised power 2 है, ओके, और साथ में क्या है, t raised power 0 है। अब देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाती है, ऐड, तो m रेज पावर -1, L का पावर कितना 2, ठीक है, और t का पावर कितना हुआ वहां पे, दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर, t स्क्वायर, इस तरीके से आएगा, ठीक है, m इनवर्स L स्क्वायर t रेज पावर 2, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, नोट डाउन इट। So in this way we have solved this second type of numerical problems based on the principle of homogeneity of dimensions. Now let's move to the third numerical, okay, in which he is saying कि we have given the relation y is equal to a sin omega t minus kx, where t and x stand for time and distance, obtain dimensional formula of omega and k। तो देखो solution 3 given, हमारे पास गिवन है y is equals to a sin omega t minus kx। हमें किसका डायमेंशन फाइंड आउट करना है, देखो t स्टैंड फॉर, t टाइम को स्टैंड कर रहा है, x किसको स्टैंड कर रहा है, डिस्टेंस को, तो डायमेंशंस ऑफ एक ओमेगा का फाइंड आउट करना है और दूसरा किसका फाइंड आउट करना है, k का, ठीक है। a तो वहां पे कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, y is the displacement, sin function is there, omega t minus kx, we wants to find this, so how we will use the homogeneity of dimension, simply here we will make use of the fact that is sin लगाना बेटा, sin के आगे है एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है sin, तो sin थीटा, एंगल जो है वो हमेशा डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल होगा, तो यहां पे इस तरह से सॉल्व करना हमने, kx भी 1 के इक्वल होगा, ओमेगा टी भी 1 के इक्वल होगा, और फाइंड आउट कर देंगे। सो हियर we will write as angle is dimensionless, so therefore अगर एंगल sin थीटा अगर डायमेंशनलेस है, then omega t will be equals to 1, which implies dimensions of omega will be equals to 1 over dimensions of t, और t का डायमेंशन, t किसका, टाइम को डिनोट कर रहा है, m 0 है वहां पे, l 0 है, सिंपल t का पावर 1 आया, तो ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, m 0 l 0 t रेज पावर -1, ये ओमेगा का डायमेंशन आ गया। फर्दर एंड kx विल आल्सो बी इक्वल्स टू 1, kx भी 1 के इक्वल होगा। अच्छा, kx 1 के इक्वल हुआ, so which implies k will be equals to 1 over x, और 1 over x मतलब 1 over m0 l raised power 1 t raised power 0, तो डायमेंशन आया m0
L रेस पावर -1 और T रेस पावर 0। ये हमारे पास डायमेंशन आ गया किसका, K का। ठीक है, सो इन दिस वे ओमेगा और K का डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फैक्ट हमने यूज करा बिकॉज साइन के आगे जो भी चीज लगी है वो होगी डायमेंशनलेस। ठीक है, अब ओमेगा का भी पूछ सकता है, ओमेगा किसके इक्वल, दैट इज T रेस पावर -1। X का पूछा तो डायमेंशनलेस करा। डायमेंशनलेस का मतलब MB0, LB0, TB0। तो M0 X रेस पावर 0 क्या होता है बेटा, 1। तो ये सारा दैट्स वाई ये पूरा का पूरा किसके, 1 के इक्वल। यहां पे कुछ कंफ्यूज हो रहे होंगे आप। ठीक है, तो इन दिस वे वी विल सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। So this is all about the second type of the relation, what we call how we can check the correctness of the given physical relation। वो हमने 6-7 न्यूमेरिकल करे। फिर कॉम्पिटिटिव पार्ट करा कि हमारे पास डायमेंशनली कंसिस्टेंट relation is already given to us, then how we can find the parameters, how we can find the ratio of the parameters, how we can find the product of the parameters जो भी constant वहां पे दिए हैं। Okay, now today we people are going to study in the next topic, that is the third method to derive the forgotten formula। कि मान लो हमारे पास कोई फार्मूला दिया है, फार्मूला जैसे कि कोई भी ABCD कोई फार्मूला है, लैम्डा इज इक्वल्स टू H/mb है कि वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन के साथ वेवलेंथ एसोसिएट है। ठीक है, वो वेवलेंथ हमें दी है, बट हम ये फार्मूला भूल गए हैं। आई डोंट नो अबाउट दिस फार्मूला, मुझे डाउट है। मुझे सिर्फ ये पता है कि लैम्डा प्रोपोर्शनल है किसके किसके, H के साथ प्रोपोर्शनल है, M के साथ प्रोपोर्शनल है और B के। इन 3 क्वांटिटी का नॉलेज है, लेकिन ये नहीं वहां पे पता कि वहां पे H/mb होगा या नहीं। ठीक है, स्टूडेंट इज इन डिलेमा दैट MB/HB हो सकता है, और वहां पे अगर ऐसा नहीं हुआ तो V/HM है, तो दैट पर्सन इज इन डाउट। तो हाउ वी कैन चेक द और हाउ वी कैन ड्राइव दिस फॉरगॉटन फार्मूला, दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, very very important। So let's study about it। Third application we people are going to study to derive the forgotten formula। To derive the forgotten formula। ठीक है, so here in this case again we make use of the principle of homogeneity of dimension, and which states that if the dimensions of the left hand side or dimensions of the physical quantities of the left hand side are equals to the dimensions of the physical quantities on the right hand side, then the given physical relation is dimensionally correct। उसी को बेस बना के हम यहाँ पे इस फॉरगॉटन फार्मूले को ड्राइव करते हैं। ठीक है, सो हियर बोलता है हमारे पास क्वेश्चन वहां पे दिया है, द वेवलेंथ वाला ले लेते हैं। द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मटेरियल पार्टिकल हैविंग मास m moving with the velocity v is proportional to, they are proportional to the wavelength, that is कि wavelength associated, once again repeating, कि कोई पार्टिकल वहां पे मूव कर रहा है, मटेरियल पार्टिकल, उसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है, that wavelength is directly proportional to the mass, its mass and its velocity, and is found to be proportional to the Planck's constant। So derive the forgotten formula or derive that physical relation। Once again repeating, the wavelength associated with the material particle, मान लो कोई ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वहां पे मूव कर रहा है और इसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है वो इस तरीके से है। द वेवलेंथ एसोसिएटेड, ये लैम्डा डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट है ना, इस तरह से है।
तो इलेक्ट्रॉन का मास भी होगा, तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी भी है। तो बोला वेवलेंथ ऑफ द मटेरियल पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द प्लैंक्स कांस्टेंट, मास एंड इट्स वेलोसिटी। तो बोला इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन बताओ, इस फॉरगॉटन फार्मूले को ड्राइव करके बताओ। हमें नहीं पता, हमें सिर्फ ये पता है कि तीन फिजिकल क्वांटिटीज में रिलेशन है इसके साथ, लैम्डा के साथ। लैम्डा वेवलेंथ है, मतलब एक प्रकार की लेंथ है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। Here as lambda is proportional to किसके प्रोपोर्शनल है? h के, मास के, वेलोसिटी के। ठीक है, इन तीनों फिजिकल क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल है। दैट इज लैम्डा इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू h का पावर a कर देता हूं मैं, m का पावर b कर देता हूं और v का पावर c कर देता हूं। आई डोंट नो अबाउट दिस पावर्स, क्योंकि मुझे फार्मूला फॉरगॉट हो गया। आई हैव फॉरगॉटन दिस फार्मूला, मुझे याद नहीं है। ओके, व्हेन वी रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी सो वी विल इंट्रोड्यूस ए कांस्टेंट k, और ये कांस्टेंट होता है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। सो k h रेज पावर a m रेज पावर b इंटू v रेज पावर c। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, यहां पे लिख दिया, वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी and is dimensionless constant। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और डायमेंशन, डायमेंशंस ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ द राइट हैंड साइड। ठीक है, तो क्या कैसे होगा? नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ homogeneity of dimensions, ठीक है, what we have dimensions of this left hand side क्या आए हमारे पास? देखो क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और डायमेंशंस। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, physical quantities on left hand side are equals to ये equal है वहां पे, equals to dimensions of physical quantities on right hand side, quantities on right hand side। okay, so what does it implies? Which implies, अब देखो lambda is the wavelength। wavelength क्या है? एक प्रकार की लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशंस l, तो here I will write m0 l रेज पावर 1 t रेज पावर 0, ये wavelength आ गई। ये किसके इक्वल होनी चाहिए वहां पे? दैट इज k तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है। अब h प्लैंक्स कांस्टेंट है, हमारे पास फार्मूला आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा और h न्यू। तो h का डायमेंशनल फार्मूला क्या है हमारे पास? ये बना जूल सेकंड, ऐसा यूनिट। जूल का ml स्क्वायर टी रेज पावर -2 होता है और टाइम का कितना होता है? सेकंड। तो ये बना ml स्क्वायर टी रेज पावर कितना? दैट इज -1। h प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला, जूल सेकंड के इक्वल जूल का डायमेंशन फार्मूला ml स्क्वायर टी रेज पावर -2 और सेकंड का टाइम t। तो यहां पे वैल्यू पुट कर दूंगा, ml स्क्वायर टी रेज पावर टी रेज पावर कितना है? -1 है बेटा। सो टी रेज पावर -1, h का पावर a है तो a आ गया। आगे देखो m का पावर b, मास m का पावर कितना आया? b, और आगे आ रहा है वेलोसिटी, तो L
टी रेस पावर -1 मीटर पर सेकंड है, तो मीटर का डायमेंशन L और सेकंड का T, इसका पावर लिख दिया C। ठीक है, अब आगे देखो, इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी विल डू, यहां पे मास, लेंथ और टाइम का देखो पावर आ रहा है A B C, कंबाइन करके लिखेंगे, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो m का पावर यहां पे 1 से a को मल्टीप्लाई करा तो a आया। ठीक है, m मल्टीप्लाई हो रहा तो प्लस का साइन, m का पावर b है तो प्लस b, यहां पर m है नहीं तो m रेस पावर a प्लस b। आगे चलते हैं l, l का पावर 2 है, a से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना 2a, यहां पर l है नहीं, यहां पर l है, l का पावर कितना है 1, 1 को c से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया c, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे तो प्लस का निशान पावर c। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट t, t का पावर -1 से मल्टीप्लाई करा तो क्या हुआ -a, यहां पर t नहीं है, यहां पर t है, c को -1 से मल्टीप्लाई करो तो c, तो -a प्लस -c ऐसे करके लिखा जाएगा, और ये हमारे पास टोटल MLT में तीनों फिजिकल क्वांटिटीज को हमने डायमेंशंस लिख के ML और T की फॉर्म में वी हैव एक्सप्रेस्ड इट। ओके, नाउ M का पावर कितना आया a प्लस b, L का पावर कितना आया 2a प्लस c, T का पावर -a और -c। ठीक है, तो यहां पे हम इसको लिख देंगे, देयरफॉर m0 L रेस पावर 1 T रेस पावर 0। इस तरह से सिचुएशन बन गई हमारे पास। अब क्या करेंगे, नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल इक्वेट द पावर्स ऑफ MLT ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, एंड वी विल कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ A, B एंड C। नाउ इक्वेटिंग द powers of M, L and T on both sides, what we get, A plus B is equals to 0, let it be A plus B। देखो ये M का पावर इक्वेट करा तो A plus B किसके इक्वल है 0 के, इसलिए लिखा 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम और डिफाइन करके लिख लेते हैं, विच इंप्लाइज A इज इक्वल्स टू -b, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 2। फर्दर L का देखो बेटा, यहां और यहां पावर, यहां 2a प्लस c, यहां पे कितना 1, तो 2a प्लस c इज इक्वल्स टू 1, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब T का पावर कितना है -a -c, और ये किसके इक्वल 0 के, तो -a -c इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस c माइनस साइन कॉमन 0, और a माइनस इधर आ गया 0 हो गया, a प्लस c इज इक्वल टू 0 आएगा, और वी कैन राइट a इज इक्वल्स टू -c। ठीक है, a इज इक्वल्स टू -c हुआ, तो हम क्या करेंगे, यहां पे इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देंगे। अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 if I put a is equals to -c here, then I will get the value of c। c का वैल्यू आ गया तो a का आ गया, a का आ गया तो हमारे पास b का वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो here I will write put a is equals to -c in equation, कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3। so what we get, that is -2c plus c is equals to 1, और what we get -c, दो में से एक गया तो -c is equals to 1, so c is equals to -1, ये मिल गया हमें c का वैल्यू। c का वैल्यू मिल गया, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, a और b। so therefore from equation 4 what we get, a will be equals to -c है, as a is equal to minus of c, c का वैल्यू -1, तो therefore a का डायमेंशन किसके इक्वल आ गया 1 के, a भी हमें मिल गया।
ठीक है। फर्दर a इज इक्वल्स टू कहां है, a का वैल्यू अगर इक्वेशन 2 में पुट करूं तो हमें b का वैल्यू मिल जाएगा। नाउ पुट a इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2, व्हाट वी गेट, दैट इज a1 is equals to minus b, which implies what we get, b is equals to minus 1। अब देखो हमें a, b और c का वैल्यू मिल गया, ये a का वैल्यू, ये b का वैल्यू और ये c का वैल्यू। a b c का वैल्यू मिल गया तो इस a b c की वैल्यू को हमें यहां पर इस इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, ठीक है। So substituting the values of a, b and c in equation 1, what we get, a का पावर 1 है, b का पावर -1 है, c का पावर -1 है, तो हमारे पास रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा देखिए आगे, ये क्लियर हो गया यहां तक सभी को। तो हियर आई एम राइटिंग substituting the values of a, b and c in equation 1, what we get, lambda is equals to k into h रेज पावर कितना था, a था तो a का पावर 1, फिर m रेज पावर b था तो -1, देखो b कितना है -1, एंड v रेज पावर c था तो -1, इस तरह से। अब देखो x रेज पावर -1 है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। तो ऑन द सेम वे वी कैन राइट दिस m रेज पावर -1 इज इक्वल टू 1/m। सो व्हाट वी गेट हियर, which implies lambda is equals to k into h over m into v। ये हमारे पास रिलेशन बना, ठीक है। तो इन SI k का जो वैल्यू है हम यहाँ पे डायमेंशनलेस कांस्टेंट को 1 के इक्वल ले लेते हैं। सो देयरफॉर लैम्डा विल बी इक्वल्स टू h ओवर mv, दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिलेशन। अब ये जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट हमने k इज इक्वल टू 1 इंट्रोड्यूस करा, k की जगह 1 नहीं होता, ठीक है। तो उसको उस केस में हमें अगर कांस्टेंट का वैल्यू पता नहीं है तो लेट इट बी एज इट इज। अंडर दैट कंडीशन डोंट बॉदर अबाउट दिस कांस्टेंट, because it is one of the drawback of this dimension analysis that it does not provide us the knowledge that which dimensionless constant has to be introduced and what about its value, that's why। so इस तरह से ये बेटा हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा, ठीक है। तो स्टेप्स देख लीजिए। इन द फर्स्ट स्टेप वी हैव द फिजिकल क्वांटिटीज, हमें नॉलेज होगा कि हमें ये वाली फिजिकल क्वांटिटीज के प्रोपोर्शनल है, व्हाट वी डोंट नो अबाउट द फार्मूला। तो हमने क्या करना, सभी फिजिकल क्वांटिटी को इस तरह से प्रोपोर्शनल कर देना और उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देना। इक्वेशन 1 नाम देके प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करना है, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड इस तरह से बना लेनी है इक्वेशन, और जो पावर्स होंगी ना उन डायमेंशंस की वो इक्वल कर देनी। जैसे इक्वल करेंगे तो हमारे पास इक्वेशंस आएंगी इस तरह से, उन इक्वेशंस को सॉल्व करना और a, b और c का वैल्यू कैलकुलेट कर देना है, इक्वेशन 1 में पुट करना वैल्यू, एंड इन दिस वे वी विल कैलकुलेट द रिक्वायर्ड फार्मूला। नाउ लेट्स ड्राइव वन मोर फार्मूला, one more application we people are going to study। ओके, सो सेकंड फार्मूला है, मान लो वी नो अबाउट द सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स नीडेड टू मूव द बॉडी इन द सर्कुलर पाथ, ठीक है। फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, कोई बॉडी सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, उसके ऊपर जो फोर्स सेंटर की तरफ लग रही है उसका नाम दिया सेंट्रीपेटल, मतलब सेंटर सीकिंग फोर्स। उसका फार्मूला ड्राइव करना है। मुझे फार्मूला नहीं आता, आई हैव फॉरगॉटन द फार्मूला, बट आई स्टिल रिमेंबर दैट फोर्स इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू
the mass of the body, velocity of the body and radius of the circular path. इस तरह से वो जो फोर्स है, बॉडी इज फॉलोइंग दिस सर्कुलर पाथ, रेडियस उसका r है, तो ये जो फोर्स लग रही है ना, इसको Fc नाम दिया गया, वेलोसिटी उसकी कितनी है ये। इस फोर्स को कैलकुलेट करना है, उस बॉडी का कुछ ना कुछ मास भी होगा, कुछ वेलोसिटी से वो मूव भी कर रही है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक दिया है, फोर्स सेंटर की तरफ लग रही है, तो इसको कैलकुलेट करना है। मुझे सिर्फ ये पता है कि इन तीन फिजिकल क्वांटिटी में कोई रिलेशन है। सो हाउ वी कैन फाइंड दिस, लेट्स स्टडी अबाउट दिस। तो क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन में यहां पे क्या बोल सकता हूं, द सेंट्रीपेटल फोर्स of a particle executing the uniform circular motion is found to be proportional to centripetal force acting on a particle executing the uniform circular motion is found to be proportional to its mass, velocity and radius. Then derive the formula for this centripetal force. तो हम यहां पे बोल देंगे as the centripetal force is found to be proportional to m raised power a, v raised power b और r raised power c. I don't remember this formula but I have the idea that force जो है इन तीन चीजों के proportional है. When we remove the sign of proportionality, so we introduce a constant, that constant is k, m raised power a, v raised power b, r raised power c. ठीक है, ये कांस्टेंट आया, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और डायमेंशन लगा देना है, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, ठीक है, व्हाट वी गेट द डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, फोर्स का डायमेंशंस क्या आया, एम एल टी रेस पावर -2, के क्या है वहां पे, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, यहां पे मेंशन कर देना है, वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन, के इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, m का पावर a है इस तरह से, v का पावर, v मतलब मैं यहां पे इस तरह से लिख रहा हूं, v मतलब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, l t रेस पावर 1, मीटर पर सेकंड है ना, तो मीटर का l और सेकंड का पर सेकंड का t रेस पावर -1, और b r का पावर यानी कि l का पावर c, ये लिख दिया। अब इसको कंप्रेस कर देना है, कंबाइंड कर देना है, सो व्हाट वी गेट, m रेस पावर a, बाकी तो है नहीं m कहीं भी, l का पावर कितना आया, यहां पे 1 है तो b, l का पावर कितना है c, तो प्लस c, और t का पावर कितना -1 इंटू b, दैट इज -b, ये बन गया। यहां पे कितना, m l t रेस पावर -2, लाइक एस। अब क्या करना है, इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ mlt ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ जो है ml और t का पावर इक्वेट करो, ठीक है, और abc का वैल्यू कैलकुलेट करो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, वी विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। सो नाउ वी विल राइट इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ m l and t on both sides, what we get, a is equals to 1, फिर b plus c is equals to 1 और -b is equals to -2, ठीक है, which implies b is equals to 2। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 3 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 4 नाम दे दिया। अब अगर b का वैल्यू, इफ फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 what we get, on putting the value of b is equal to 2, here we will got the value of c, so here we will write
put b is equals to 2 in equation 3. What we get? That is 2 plus c is equals to 1, which implies c is equals to 1 minus 2, that is c is equals to minus 1. ये आ गया हमारे पास, b का वैल्यू भी मिल गया, c का वैल्यू भी मिल गया हमारे पास. अब वैल्यू किसका कैलकुलेट करना? a का. तो क्या करेंगे? a तो 1 के इक्वल ऑलरेडी है, उसका तो वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है. सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c. नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b and c in equation 1, what we get? We get f is equals to k into m raised power 1, फिर आगे v raised power b यानी कि 2, और आगे क्या है? r raised power c that is minus 1. तो ये फार्मूला क्या बना? k m v square over r. इस तरीके से आगे लिखेंगे इन SI सिस्टम इंटरनेशनल, k का वैल्यू किसके इक्वल है? 1 के इक्वल. अगर नहीं पता तो डायरेक्ट यहीं तक रहने दो, तब भी आपका आंसर जो है करेक्ट माना जाएगा. सो दिस सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. ओके, वन मोर न्यूमेरिकल फॉर योर प्रैक्टिस यहां डिस्कस कर लेते हैं हम. नाउ सपोज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम की बात हो रही है. द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पेंडुलम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम. तो बोलता है उसके लिए फार्मूला जो है वो ड्राइव करके बताइए टाइम पीरियड के लिए. ठीक है, हमें नहीं पता, वी डोंट नो अबाउट द फार्मूला. ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए यहां पे क्वेश्चन इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम. पेंडुलम क्या होता है? यहां देखो, इस तरह से घड़ी का पेंडुलम आपने देखा होगा. ये पेंडुलम इस तरह से एग्जीक्यूट कर रहा है मोशन को. ये क्या आ गया वहां पे? लेंथ. ये मास है इसका, और इसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रही है g. ठीक है, तो बोलता है जो टाइम पीरियड है ना इसका ऑसिलेशन का, दैट इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू L, M और G. 3 क्वांटिटीज के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है. तो हम यहां पे लिख देंगे कि एज टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम t इज प्रोपोर्शनल टू m रेज पावर a, L रेज पावर b एंड g रेज पावर c. ठीक है, I don't know about the formula. So under that condition what we will do? देखो कैसे करेंगे स्टेप्स, बाकी हम एज इट इज रखने जा रहे हैं. So how we can drive this formula? So when we remove the sign of proportionality, we have to introduce a constant. K introduce करा, m raised power a, L raised power b, g raised power c. अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ना mlg लिखा, अगर lmg लिखे तो GLM लिखें तो वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो वही रहेगा. चाहे MLG लिखो चाहे LMG. L का पावर A कर दिया, मान लो मैंने ऐसे करके लिख देता है इसको, L रेज पावर A, M रेज पावर B, G रेज पावर C. जैसे मर्जी लिखो, फॉर्मूला आपका वही ड्राइव होकर रहेगा. ठीक है, तो देखो यहां पे K इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट. ओके, and according to principle of homogeneity of dimensions of left hand side equal होने चाहिए right hand side के. तो t क्या है वहां पे? what about the t टाइम पीरियड है, तो इसका डायमेंशंस क्या होगा? m 0 है वहां पे, L 0 है और t रेज पावर 1 है. k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट. आगे m, तो m का पावर कितना आया? a. L का पावर कितना आया? b. g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, L t रेज पावर -2 पावर c. अब कंप्रेस करके लिखा, दैट इज m रेज पावर a, L रेज पावर b प्लस c, t रेज पावर -2c. ठीक है, इस तरह से लिख दिया हमने. ये अब क्या करना नेक्स्ट स्टेप में? इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ MLT ऑन बोथ साइड्स.
इक्वेट करना है, तो देखो m का पावर क्या है यहाँ पे a और यहाँ पे कितना 0, सो a इज इक्वल्स टू 0, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। b प्लस c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। माइनस 2c इज इक्वल टू 1, माइनस 2c इज इक्वल्स टू 1, तो विच इंप्लाइज c इज इक्वल्स टू माइनस 1/2, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो देखो यहां से हमें a का वैल्यू तो ऑलरेडी मिल गया है, c का वैल्यू भी यहां पे मिल गया है। अब b का वैल्यू कैलकुलेट करना, तो पुट c इज इक्वल टू माइनस 1/2 इन इक्वेशन 3। Put c is equals to minus 1/2 in equation number 3. What we get, that is b plus c plus minus 1/2 is equals to 0, which implies b minus 1/2 is equals to 0 or b is equals to 1/2। तो ये b का हमारे पास वैल्यू आ गया, a का भी मिल गया, b का मिल गया, c का मिल गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ और सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन नंबर यहां पे इसको क्या नाम देते थे हम, 1 में पुट कर देंगे। सो substituting values of a, b and c in equation 1, what we get, t is equals to k m raised power a यानी कि 0, b raised power यानी कि l raised power b है, तो पावर कितना 1/2, और c raised power कितना, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पावर कितना माइनस, दैट इज c, और c कितना है माइनस 1/2। कहने का मतलब m रेस पावर 0 वो हुआ 1 के इक्वल बेटा, है ना, ये 1 के इक्वल हुआ, तो हम यहां पे लिख देंगे k l का पावर 1/2 और g माइनस 1/2 है, तो इसको नीचे ले जाएंगे, g रेस पावर 1/2, और वी कैन राइट k कोलेक्टिवली l/g का पावर 1/2। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला बना। अब अगर कांस्टेंट का वैल्यू पता नहीं है तब तो हम यहीं तक रख देंगे, और अगर पता है तो पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे मान लो यहां पे पता है S इन SI K का जो वैल्यू है वो कितना है 2π, मुझे पता है, आपको पता नहीं है तो यहां पे नहीं पुट करने का, अगर पता है तो पुट करने का। तो K का वैल्यू कितना 2π, सो देयरफॉर T इज इक्वल्स टू 2π रूट ऑफ L/G। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नहीं आता तो यहीं तक वैलिड है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। नाउ we have studied about the dimension analysis and its applications. So its applications has some drawbacks. What are the drawbacks of this dimension analysis? सबसे बड़ी ड्रॉबैक तो यह है he does not tell us about the dimensionless constant value to be introduced, कि उसका वैल्यू कितना है, कैसे इंट्रोड्यूस करना, we don't get the idea. Second thing, this method fails in case the relation involves the logarithmic function, exponential function or the trigonometry function, उसमें भी फेल हो जाता है। तो यहां पे देखो कैसे हम उनको वहां पे लिख सकते हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। What are the drawbacks? So these were the few examples which we have studied here. Drawbacks of dimensional analysis. ठीक है, तो इसमें सबसे पहली ड्रॉबैक हमारी है कि डायमेंशन एनालिसिस is unable to tell us that what type of dimensionless constant to be introduced. So here we can write
this method or simply method does not gives any information for the dimensionless constant method does not gives any information for the dimensionless constant to be introduced. ये हमें उसके बारे में नहीं बताता. जैसे कि अभी हमने बोला कि k का वैल्यू कहीं पर 1 ले रहे हैं, k का कहीं पे 2 ले रहे हैं, कहीं पे 6 पाई लिया जाएगा. ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक. अब सेकंड थिंग इज दैट दिस मेथड फेल्स टू एक्सप्लेन और फेल्स इन केस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. अगर वहां पे वो जो फिजिकल रिलेशन है, इफ इट इन्वॉल्व्स द फिजिकल क्वांटिटीज involving the trigonometric relations or exponential or we can say logarithmic functions. So here we can write it fails to explain this method fails to explain the physical relation involving क्या क्या इन्वॉल्व कर रहा है वहां पे, दैट इज लॉगरिथमिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक कॉमा एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. अगर ये जो फंक्शन वहां पे इंक्लूड करे गए हैं तो अंडर दैट कंडीशन ये मेथड वहां पे फेल हो जाता है, वो ड्राइव नहीं कर पाता फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन. तीसरा, दिस मेथड फेल्स टू एक्सप्लेन द रिलेशन in which the given physical quantity depends upon more than 3 physical quantities. ठीक है, fails to explain the relation in which the or simply fails to explain the relation involving the, ऐसे करके लिखेंगे, relation involving more than 3 physical quantities. ठीक है, कि ये मेथड जो है ये वहां पे फेल हो जाता है अगर वहां किसी फिजिकल रिलेशन में वहां पे 3 या 3 से ज्यादा जो फिजिकल क्वांटिटी है वो अगर इन्वॉल्व कर दी जाती हैं. ठीक है, फर्दर दिस मेथड फेल्स व्हेन अ फिजिकल रिलेशन इज द सम और डिफरेंस ऑफ दिस मेथड fails when the relation, physical relation involves the sum or difference of 2 or more than 2 physical quantities. Involves the sum or difference of 2 or more than 2 physical quantities. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लो अगर आपको बोल दिया जाए कि इस रिलेशन को, फॉरगॉटन रिलेशन को वहां पे ड्राइव करो तो वी पीपल विल नॉट बी एबल टू ड्राइव. तो ये ड्रॉबैक्स हैं वहां पे. ठीक है, एक बार फिर से देख लो.
This method does not gives any idea or any information for the dimensionless constant to be introduced. k जगह k वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, k जगह 2 पाई पुट कर रहे हैं, तो ये इसका फर्स्ट ड्रॉबैक. सेकेंड ड्रॉबैक हम बोलेंगे दिस मेथड फेल्स टू एक्सप्लेन द फिजिकल रिलेशन इन्वॉल्विंग द लॉगरिथमिक फंक्शन वहां पे है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, कि अगर कोई फिजिकल रिलेशन लॉगरिथमिक फंक्शन को वहां पे इंक्लूड करता है तो हम उसको ड्राइव नहीं कर सकते. ठीक है, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, तो इस तरह का रिलेशन जो है हम वहां पे ड्राइव नहीं कर सकते. y इज इक्वल्स टू a e रेज पावर माइनस एक्स है, इसको भी हम ड्राइव नहीं कर सकते. ठीक है, अगर y इज इक्वल्स टू वहां पे बोला है a log ऑफ x है, इसको भी हम ड्राइव नहीं कर सकते. कहने का मतलब ये हुआ. ठीक है, ओके. नेक्स्ट drawback is it fails to explain the relation involving more than 3 physical quantities. अगर किसी फिजिकल रिलेशन में 3 या 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज हैं, 3 से ज्यादा, 3 तक तो हम ड्राइव कर रहे हैं, more than if there are more than 3 physical quantities are there, then this method will fails. This method fails when the relation involves a sum or difference of 2 or more than 2 physical quantities, just like that. Okay, so this is all about the dimension analysis beta. We have studied about 3 methods, that is in application part. First method was that is to check to convert one system of unit into other. Second one to check the correctness of the given physical relation, and third one which we have studied today to drive the forgotten formula. Okay, thank you.